दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है। अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं और अगर आपको थकान महसूस होने लगी है तो इसका मतलब आपका बुढ़ापा आ रहा है। अगर आपका बुढ़ापा आ रहा है तो आप अपने आंदोलन में काले बाल वालों को शामिल कर लीजिए ताकि ये आंदोलन चलता रहे। अगर आप काले बाल वालों से डरोगे और आप उनको स्थान नहीं दोगे, उनके लिए कुर्सी नहीं छोड़ोगे, उनके लिए जगह नहीं दोगे, तो कहा जाता है साहित्य में कि बीज जब अंकुर निकलता है तो वो पूरे बड़े से बड़े दरख्त को यानी सजर को यानी पेड़ को उखाड़ फेंकता है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। अभी जो आपने वीडियो देखा ये मायावती जी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। मायावती ने कल जो आरोप उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हारने के बाद में लगाए हैं वो अपने आप में विचारणीय हैं। मायावती जी ने उसमें कहा है कि आज के बाद बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, कुछ समय से 2-4 साल से बसपा अब उपचुनाव भी लड़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो किसी से ढकी और छुपी नहीं है। 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2 जगह 1000 के आसपास वोट पा करके सिमट के, यानी आप समझ सकते हैं कि उसको वो वहाँ पर जमानत तो दूर मात्र 1000 या 1500 वोट उसको मिले हैं। ये गंभीर और चिंता का विषय है। मायावती जी ने ये नहीं कहा है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कैसे सुधार करेंगे, बल्कि उन्होंने जो बड़ा आरोप लगाया है वो ये लगाया है कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसे देश के मनुवादी और सत्ता में लंबे समय तक मलाई खाने वाले लोगों को ये लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी देश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी तो वो काशीराम और अम्बेडकर के सपने को साकार करेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इस देश के जातिवादी पार्टियों ने दलित बिकाऊ नेताओं को पैदा किया। अब इशारा आप समझिए कि मायावती का इशारा किधर है। दलित और बिकाऊ नेताओं को पैदा किया और उनकी पार्टियां बनवाईं और उनको एक आधा सीट भी जिता दी। अब आप समझिए कि चंद्रशेखर रावण की तरफ ये पूर्णतः इशारा है। चंद्रशेखर रावण का आंदोलन 2017 में के आसपास शुरू हुआ क्योंकि 15 या 16 में भीम आर्मी का जन्म हुआ है। यानी मायावती जिस समय का जिक्र कर रही हैं उस समय से इस समय का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो 2007 से और 2015 यानी 8 साल के बाद भी 2 बार चुनाव हारने के बाद भी चंद्रशेखर को 2007 से के अपने समकालीन मान करके और लेकर के चंद्रशेखर को चल रही है। मायावती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आपने वीडियो में देखा कि उन नेताओं से पार्टियाँ बनवाते हैं और बनवाने के बाद में उन नेताओं के साथ आज गाड़ियों का काफिला चलता है और तो और आजकल वो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ चंद्रशेखर की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, मैं पहली बात तो बता दूं कि मैं चंद्रशेखर की पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ और ना ही मैं चंद्रशेखर की पार्टी का सदस्य हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ये कहती हैं चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाते हुए कि उनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक नौजवान, एक युवा आपकी पार्टी को कमज़ोर कर सकता है और आपको लग रहा है कि उसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो आपको चाहिए कि ऐसे नौजवानों को पार्टी में शामिल करके पार्टी को मजबूत किया जाए। आप जगह दोगे नहीं और दूसरी जगह कोई राजनीति करेगा नहीं और आप फिर उस पर आरोप भी लगाएंगे। दूसरी तरफ वहीं एक सवाल और खड़ा हो रहा है, वो ये है कि क्या कारण है बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद पर बार बार दाव लगा रही हैं और तो और उनका भतीजे के पीछे जब गाड़ियां चलती हैं तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है, लेकिन गरीब घर में पैदा होने वाला चंद्रशेखर समाज की 10 गाड़ी उसके पीछे चलती है तो मायावती जी उस पर टिप्पणी करती हैं। मैं इस पूरी घटना को एक घटना से और जोड़ देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक प्रेस लगाई थी जिसका नाम था भूषण प्रेस। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 बच्चे थे, 4 आंदोलन के चलते, दलितों के उत्थान के चलते एक तरीके से मैं कहूँ कि वो शहीद हो गए और एक पुत्र उनके बच्चे थे जिनका नाम था यशवंतराव अम्बेडकर, जिनको भैया साहब भी कहते थे। वो एक पैर से विकलांग थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक प्रेस लगाई थी जिसका नाम था भूषण प्रेस। भूषण प्रेस को भैया साहब देखते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब ये पता चला कि भूषण प्रेस में उनके पुत्र
यानी कि भैया साहब के द्वारा कुछ लेन देन में गड़बड़ी की जा रही है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक वाकायदा पत्र लिख करके ये आपत्ति व्यक्त करते हैं कि मुझे मालूम चला है कि आप भूषण प्रेस के पैसों में कुछ हेरा फेरी कर रहे हो, अगर मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये अम्बेडकर थे और ये अम्बेडकर का विचार था। क्या कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की राजनीति करने वाले वर्तमान समय में लोग, जिन लोगों ने समाज के चलते समाज को उत्थान करने की बात कही थी, आज वो समाज के उत्थान की बात तो छोड़िए, आज वो अपने उत्थान में लगे हैं। और कौन सा कारण है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पुत्र को हड़काते हैं, कांसीराम उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाते हैं, उनका परिवार आज भी गरीबी और लाचारी और बेबसी से गुजर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद करोड़ों की संपत्ति का मालिक और दिल्ली में करोड़ों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, उसके फादर का देश विदेश में बिजनेस है। तो कौन सी ऐसी अफीम थी जिसको चाट करके ये सब लोग अरबपति बन गए? तो ये कौन सा अम्बेडकरवाद है? एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुला पत्र लिखते अपने बेटे के नाम, और वहीं अम्बेडकर के विचार की राजनीति करने वाले लोग, अम्बेडकरवादी होने का दम्भ भरने वाले लोग, उनके परिवार के लोग आज हजारों करोड़ के मालिक हो गए। देश में जब संविधान और संपत्ति बचाने का जिक्र होता है तो चंद्रशेखर हाथ में संविधान लेकर के रोड पर निकलते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, क्योंकि इस देश में, इस संविधान से इस देश की जमहूरियत सुरक्षित है और इस देश के 25% आबादी SC ST की जो हक हकूक़ है वो सुरक्षित है। और दूसरी तरफ वही कुछ लोग दबी जुबान में बीजेपी का समर्थन करते हैं। वही लोग आज कहते हैं कि हमको जातिवादी पार्टियों से खतरा है, जिन लोगों ने 3-3 बार बीजेपी से मिलकर के सरकार बनाई। और वही लोग कहते हैं, जिन्होंने गुजरात में जाकर के मोदी के लिए वोट मांगे, वो कहते हैं कि आज बसपा बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए जातिवादी लोग जो है इस प्रकार के नेता, यानी चंद्रशेखर जैसे नेताओं को पैदा कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन कमज़ोर हो सके। ये मायावती जी को खुद जवाब देना चाहिए कि जब वो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव वो उनकी पार्टी लड़ रही थी, तो उन्होंने कितनी जनसभाएं की, उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर के वोट मांगे। राष्ट्रीय जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने कितनी जनसभाएं की 9 विधानसभाओं पर, ये सवाल बनता है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ गली गली जाकर के जनसभाएं कर रहे हों, अमित शाह और तमाम बड़े बीजेपी के नेता जनसभाएं कर रहे हों, चंद्रशेखर जाकर के रोड शो कर रहे हों, और वहीं मायावती जी अपने घर में बैठ कर के ट्यूटर खेल रही हों, और फिर जब चुनाव हार जाएँ तो ये कहें कि नहीं साहब, हमें कमज़ोर किया जा रहा है। कमज़ोर नहीं किया जा रहा बहन जी, आपको सच्चाई की बात यह है कि बसपा को बचा भी आप सकती हो और बसपा को डुबा भी आप सकती हो। मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद इतना तो कह सकता हूं कि मायावती जी बसपा को ख़त्म कर देना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि बसपा यहाँ से आगे चले। क्या दबाव है, क्या कारण है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो तय है कि राजनीतिक पार्टी जो लोग इस देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी का शासन देखना चाहते हो, वही मायावती और वही बहुजन समाज पार्टी 9 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ते वक्त अगर चुनाव प्रचार भी ना करें और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट भी ना मांगें, तो फिर ये कैसे संभव है कि वो पार्टी को सीट जीत जाए? वो कैसे संभव है कि वो पार्टी इस देश की हुक्मरान पार्टी बन जाए? इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद।